जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज बात करने वाले हैं चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि हम लोगों ने बायल्स लॉ में देखा था कि हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर 3 पैरामीटर में से हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, और फिर हमने देखा था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, ठीक, वो ग्राफ और सारी इंफॉर्मेशन। ठीक उसी तरीके से चार्ल्स लॉ में हमको उसी 3 पैरामीटर में पीटी और वी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, उसी 3 पैरामीटर में किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट करना है। और जब हमारा ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन देता है किसी गैस के लिए, उसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं चार्ल्स लॉ क्या होगा। हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, एक प्रेशर होता है, एक टेम्परेचर होता है और एक वॉल्यूम होता है। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को T से और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कभी भी इन 3 पैरामीटर में से टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होता है तो हम उससे बायल्स लॉ कहते हैं, और जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम उससे चार्ल्स लॉ कहते हैं, और जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम उसे गैलुसक लॉ बोलेंगे। लेकिन हालांकि हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कुछ रिलेशन होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर मैंने लिखा ही नहीं, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ डिफाइंड गैस, या कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस का डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस, अगर गैस का अगर वॉल्यूम V है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिर वो क्या होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटे हियर वी यूजिंग द वर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि दोज टेम्परेचर आर मेजर इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है हम उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद इन 3 पैरामीटर में से प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो केवल टेम्परेचर बचा और केवल वॉल्यूम बचा। तो हम लोग देखते हैं कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर द डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस ऑफ अ वॉल्यूम, किसी गैस का जो वॉल्यूम है डेफिनिट अमाउंट का, या तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में अगर मैं इसको सही करूं तो फिर ये कितना हो जाएगा कि V इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम K कह रहे हैं और ये T हो जाएगा। तो V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और K एक कांस्टेंट है, K एक क्या है, कांस्टेंट है। और इस K का जो कांस्टेंट, ये जो K कांस्टेंट है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, या ये किन किन वैल्यूज को से चेंज होता रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अमाउंट भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ गैस। मतलब अगर ये चेंज कर देंगे तो इस K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ गैस के ऊपर। और या फिर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चार्ल्स लॉ में जो ये V प्रोपोर्शनल टू T आया, या V इक्वल टू KT आया, जो ये कांस्टेंट K आया हुआ है, ये K जो है क्वांटिटी ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा ये।
और यहां से जो ये पी बाई टी इज इक्वल टू के आया, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। इसी को हम एक दूसरे स्टेट में भी लिख सकते हैं कि अगर उसका फर्स्ट स्टेट में जो वॉल्यूम है V1 है और टेम्परेचर T1 है, और दूसरे स्टेट में इसका वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है, तो इस तरीके से भी हमारा ये जो चार्ल्स लॉ है ये मॉडिफाई होकर आ जाएगा। और हम इसी इक्वेशन में अगर लॉग ले लें तो लॉग और ई वी माइनस लॉग और टी इज इक्वल टू के, इस तरीके से भी हमारा चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप इक्वेशन यूज करने वाले हैं और किस फॉर्म में यूज करने वाले हैं, और ये सब चार्ल्स लॉ के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। हम इन्हीं सब इक्वेशन को लेकर चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी आइडियल गैस के ग्राफ हैं उस ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक ग्राफ एज्यूम किया और वो ग्राफ में हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया, और एक्स एक्सिस पर अगर मैं यहाँ पर देखते हैं, एक्स एक्सिस पर अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं और वाई एक्सिस पर मैं टेम्परेचर लेता हूं, तो यहाँ पर जो यहाँ निकल कर आता है ये, या मैं इधर वॉल्यूम लेता हूं, थोड़ा सा मुझे आसान हो जाएगा दिखाने में, और इधर टेम्परेचर लेता हूं, तो इसका जो ग्राफ निकल कर आता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर है, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ P1 है और इसको मैं बोल दे रहा हूँ P2 है। तो जो P2 ग्राफ है वो टेम्परेचर के बहुत पास है और P1 ग्राफ जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर से दूर है। ये किसी एक ही गैस का अलग अलग प्रेशर पर इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर दिखा रहा है। जब P1 प्रेशर है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये रिलेशन था। जब हम उसी गैस को P2 प्रेशर कर दिए तो उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है तो ये आ गया। तो ये जो P2 है वो टेम्परेचर एक्सिस के बहुत पास ही है, टेम्परेचर एक्सिस के बहुत पास ही है। तो अगर ये बहुत पास है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर P2 है वो P1 से बहुत ही ज्यादा है या थोड़ा सा ज्यादा है। ये कह सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P1। जो भी टेम्परेचर के बहुत पास प्रेशर होगा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो प्रेशर बहुत ही बड़ा होगा, या कह सकते हैं वो प्रेशर अदर देन प्रेशर से बड़ा ही होगा। ये जो हमारी लाइन है इसे हम बोलेंगे आइसोबेरिक लाइन। इसी को क्या बोलेंगे? आइसोबेरिक लाइन। क्यों बोल रहे हैं आइसोबेरिक लाइन? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ग्राफ या जो कुछ भी हम यहाँ ट्रेस कर रहे हैं वो क्या है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर हम ये सब कर रहे हैं। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर सारी चीजें चल रही हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर आइसोबेरिक वर्ड यूज करना पड़ेगा, और इस लाइन को आइसोबेरिक लाइन कहेंगे, इस लाइन को आइसोबेरिक लाइन कहेंगे। और इस पूरे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे ग्राफ को आइसोबेरिक कर्व कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आइसोबेरिक कर्व कहेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो ये सारे इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशंस को लेकर और भी कई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं, और वो ग्राफ है यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर V/T लिया और हमें पता है कि V/T का जो रेशियो है वो रेशियो K है, इक्वल टू K है, और K कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू केवल डिपेंड कर रही है तो दो ही चीज पर डिपेंड कर रही है। एक तो क्वांटिटी ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है, दूसरा की प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। और मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और शुरुआत में जब हमने डिफाइंड वॉल्यूम ले लिया है तो सब कुछ ये सब पूरा कांस्टेंट चल रहा है। तो कांस्टेंट चलेगा तो अगर मैं इधर वॉल्यूम लेता हूँ, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लेता हूँ, तो एक्स एक्सिस पर तो मैं देखूंगा कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी क्या होगा? इस वॉल्यूम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि V/T का जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा। अगर इसी तरीके से इसी ग्राफ को और भी तरीके से हम मॉडिफाई करें और V/T ले लें, और इधर अब की बार मैंने वॉल्यूम की बजाय क्या ले लिया है? टेम्परेचर ले लिया है। वॉल्यूम की बजाय टेम्परेचर ले लिया है। तब भी मैं देखूंगा कि V/T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। तब भी ये हमारा क्या होगा कि V/T का रेशियो कांस्टेंट ही आने वाला है, ये कांस्टेंट ही आने वाला है। तो इस तरीके से ये ग्राफ V/T का और
वी बाई टी वर्सेस वी और वी बाई टी वर्सेस टी का ग्राफ आ गया, वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया था। इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और v इंटू 1/t कर लेते हैं और इक्वल टू बेटे हम लोग कांस्टेंट अगर इसको करके देखें और v इंटू 1/t को हम लोग यहाँ पर ऐसे मान लें कि ये जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू k और फिर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाई एक्स या v प्रोपोर्शनल 1/x। अब आप बेटे यहां से देखते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू 1/x आ रहा है। अगर मैं किसी एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर, मैं मान लो कि इस एक्सिस पर 1/x लिखता हूं या मैं 1/t लिखता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं 1/t लिखता हूं और इस वाले एक्सिस पर मैं v लिखता हूं। अब जब मैंने x एक्सिस पर 1/t कर लिया है और y एक्सिस पर हमने v कर लिया है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो हमारा 1/t है ये किसकी वैल्यू है, जो 1/x है, ये 1/t है वो x की वैल्यू है। अब यहां से जो ग्राफ मिलने वाला है उस ग्राफ का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा, 1/t और v का जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा इस तरीके से ग्राफ होगा, या हम अगर इसी ग्राफ को और एक तरीके से डिनोट करें या इसे हम 1/v कर लें, इधर हम 1/v कर लें और इधर हम टेम्परेचर कर लेते हैं, तब भी यही ग्राफ मिलने वाला है। दो कंडीशन में यही ग्राफ मिलने वाला है और इसी से अतिरिक्त एक ग्राफ और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चाल से ही ये सारे ग्राफ चल रहे हैं, अगर मैं एक ग्राफ और ड्रॉ करूं और इस एक्सिस में मैं यहां पर बेटे लिख लेता हूं log e और t और इस एक्सिस पर मैं नोट कर लेता हूं log e और v और ये एक्सिस इधर जा रहे हैं, तब भी मैं इनके और इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारे मिलेंगे, इस तरीके से कुछ ग्राफ मिलेंगे। तो ओवरऑल दिस इज द ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ल्स लॉ। बहुत ये स्टैंडर्ड ग्राफ हैं। स्टैंडर्ड ग्राफ कहने का हमारे ये मतलब है कि ये सब मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर रखा है, लेकिन ये सब एक स्पेसिफिक वैल्यू पर डिफाइंड ग्राफ हैं। तो जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू पर इसका ग्राफ कहां तक एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास जो इक्वेशन आया था v/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इसी एक्सप्रेशन से हमने कुछ ग्राफ को ड्रॉ किया, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बेटे चार्ल्स लॉ को और भी तरीके से हम लोग और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हम ये मान लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कोई गैस है, जो डेफिनिट गैस है, उस गैस का जो कह सकते हैं कि वॉल्यूम है वो V0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर उस गैस का जो वॉल्यूम है वो VT है। तो इसके लिए हम चार्ल्स लॉ अगर अप्लीकेबल करें तो इसके लिए जो चार्ल्स लॉ लगाते हैं वो हमारा कितना हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं हम K और T और T की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो V0 इज इक्वल टू K और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में बदलना है हमें, तो 273 प्लस 0 हो जाएगा। और अगर इस पर हमने चार्ल्स लॉ को अप्लीकेबल किया तो हम ये देखेंगे कि जो VT है वो K और 273 और प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, तो 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया बेटे, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो VT अपान V0 हो जाएगा और K 273 और प्लस स्मॉल t अपान और यहाँ से 273 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ भी K ही रहेगा, तो K से K कैंसिल हो जाएगा जी। फिर यहाँ से क्या बचने वाला है कि VT इज इक्वल टू V0 और 273 और प्लस स्मॉल t अपान 273। बेटे VT इज इक्वल टू V0 और 273 अपान 273 प्लस t अपान
273। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और Vt इज इक्वल टू वी नॉट और 1 प्लस टी अपॉन 273। इसी को थोड़ा से और अच्छे से हम लिखें तो Vt इज इक्वल टू वी नॉट और 1 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू स्मॉल टी। ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। कब बना है ये इक्वेशन? हमने क्या किया कि कोई एक गैस ली और उस गैस का जो इनिशियल अमाउंट है उसे V नॉट रखा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके इसका ये वॉल्यूम है। जब हमने उसी गैस को क्या किया, T डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया और T डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देने के बाद उसका वॉल्यूम देखा तो वो Vt आ गया और उस पर मैंने चार्ज सला लगाया और चार्ज सला लगाने के बाद फिर मैंने देखा कि इस वाले से ये इक्वेशन बना V नॉट इज इक्वल टू K 273 प्लस 0 और इस वाले से जो इक्वेशन बना Vt इज इक्वल टू K 273 प्लस T। और इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया Vt और अपान V नॉट और यहाँ पर मैंने क्या किया K और 273 प्लस T यहाँ रख दिया और इस वाले को इसके अपान में कर दिया, K से K कैंसिल हो गया। Vt को एज इट इज रहने दिया और V नॉट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लिया 273 प्लस T अपान 273 ये आ गया और फिर 273 अपान 273 और T अपान 273 किया, 273 से 273 कैंसिल हो गया। Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान 273। फिर ये जो मेरा इक्वेशन है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Vt और V0 1 प्लस T अपान 273 को यहाँ पर 1 अपान 273 को अलग कर लिया गया और T को इनटू में कर लिया गया। चार्ल्स लॉ में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि किसी डिफाइंड गैस के वॉल्यूम का अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ये देखा गया कि उसमें जो वॉल्यूम का चेंज आ रहा था वो वॉल्यूम का चेंज कितना आ रहा था, इनिशियल वॉल्यूम का 273 आ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ इन प्रैक्टिकली जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली ये देखा गया कि किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जा रहा था तो उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम था, याद रखना बेटा, चेंज इन वॉल्यूम जो था वो V नॉट अपान 273 है। यहाँ V नॉट जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बस इनिशियल वॉल्यूम है। तो अगर मैं यहाँ पर V नॉट इक्वल टू ये सारी वैल्यू है और मैं चेंज इन वॉल्यूम, फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम चेक करना चाहूं तो फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर देखें तो ये डेल वी अपान V नॉट होता है और डेल V जो होता है बेटे ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 273 होता है, V नॉट अपान 273 होता है और उस जिस गैस का ये फ्रैक्शनल चेंज हम देख रहे हैं उसका इनिशियल वॉल्यूम भी V नॉट है, तो V नॉट से V नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये डेल V अपान V नॉट कितना आ जाएगा 1 अपान 273 और हम इसी को अल्फा बोल दे रहे हैं। लेट से अल्फा, इसी को हम अल्फा बोल दे रहे हैं और इसी अल्फा को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसी को क्या बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। और अब इस अल्फा 1 अपान 273 की जगह पर अल्फा हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, Vt इज इक्वल टू V नॉट और 1 प्लस और 1 अपान 273 की प्लेस पर अल्फा रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगा हमें। Vt इज इक्वल टू V नॉट और 1 प्लस अल्फा T। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर और टेम्परेचर अल्फा इन सब में ये रिलेशन आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया बेटे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ से जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है
और किसी गैस का अगर हम देखें कि वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, और उस गैस को हम धीरे धीरे क्या करें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देने की कोशिश करें, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देने पर उसका वॉल्यूम जो है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर जैसे ही जीरो दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। लेकिन प्रैक्टिकली यह देखा गया कि जब हम किसी गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देते हैं तो वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आने से पहले ही वो गैस क्या होता है, लिक्विफाइज हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर आने से पहले ही वो द्रव में बदल जाता है, यानी कि T इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर पर भी उसका वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं हो पाता है। जबकि आइडियल गैस के लिए जो चार्ल्स लॉ है, अगर उसका टेम्परेचर जीरो हो गया तो उसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रह पाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आने से पहले ही वो गैस क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैस का ये चार्ल्स लॉ जो है या जो इक्वेशन है वो सब वैलिड नहीं हो पाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।